हिमालय की पर्वत शिखरों पे एक महान साधु रहा करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी, तपस्वी और शांति प्रिय थे। उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के हेतु आया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने महान हो तो आपके गुरु कितने महान होंगे? क्या आप आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिनसे आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जीवन में 3 गुरु आए जिनसे मैंने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। 3 गुरु? हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु एक चोर था। चोर? ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रात मैं किसी गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो किसी घर की दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे रात भर के लिए आसरा मिल सकता है? आसरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एक चोर हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उस चोर के साथ उसके घर रहने चला गया। कुछ दिन मैं उसकी झोपड़ी में उसके साथ रहा। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी वो चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी भी दुखी ना होता। अपने झोपड़े में आके आसमान को ताकता हुआ सो जाता था। वो एक मस्त मौला आदमी था। अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की सीख मैंने उसी से ली है। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता। उस कुत्ते को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन जब भी वो पानी पीने नदी के पास आता, पानी में पड़ी खुद की परछाई देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता। लेकिन जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई, हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई। लेकिन अब वो पानी में डूबने लगा। घबरा कर वो जोर जोर से अपने पैर चलाने लगा, जिससे वो पानी में तैरने लगा और नदी के उस पार पहुंच गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपने डर से भागो मत, उसका सामना करना सीखो। मेरा तीसरा गुरु 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जो हाथ में जलता हुआ दिया लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोका। मैं उस लड़के की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता था। मैंने मजाक में ही उसे पूछा, बेटा, तुम जो ये दिया हाथ में लेके जा रहे हो, उसमें ये रोशनी कहां से आई है? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से उसने उस दिए को बुझाकर मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि ये रोशनी कहाँ चली गई है? ये जहां चली गई है वहीं से आई थी। मैंने उस बच्चे को प्रणाम किया। देखो बच्चों, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। अगर हम अपने मन की आंखें खोलकर देख पाए तो यहाँ की हर एक चीज हमें मार्गदर्शन कर सकती है, हमें जीने की सही प्रेरणा दे सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है या बंद। मिया के 3 बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के 3 बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मिया बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम 1 साल बाद करेंगे। पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो?
हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं। आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब 1 साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा, मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूं कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल, आ गए आप। आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है। आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मिया बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे। बंदरबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग किसान ही थे जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। गांव वैसे तो बड़ा ही शांत और सुंदर था और गांव के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी। गांव में बंदरों की टोलियां बहुत ही ज्यादा उद्यम मचाया करती थी। गांव वाले इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे। वो दिन भर गांव में यहाँ वहां उछलते कूदते रहते, कभी किसी के घरों में घुस जाते और वहां की चीजें उलट पुलट कर रख देते। दिन भर गांव में इन बंदरों की टोलियां घूमती रहती। इतना ही नहीं, रात को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में एक सौदागर आया। यह सौदागर खुद को बंदरों का सौदागर कहा करता था। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया, सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूँ, बंदरों का सौदागर। मैं आप लोगों से एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई, जरा खुल के बताओ। हाँ, बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है। इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सौदा ये होगा कि आप लोग बंदरों को पकड़ के मुझे लाके दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि यह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे और इस गांव में बंदरों ने जो उद्यम मचाया है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए।
अपना काम धाम छोड़ के वे सब अब बंदरों को पकड़ने का काम करने लगे। सबको 10 रुपए जो कमाने थे। धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बंदरों को पकड़ना मुश्किल होने लगा। बंदरों की संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे गांव वालों को 20 रुपए देने के लिए तैयार था। फिर क्या, गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन चुन के पकड़ने लगे। उन्हें 20 रुपए जो मिल रहे थे। लेकिन आखिरकार गांव के सारे बंदर अब पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। तभी सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया। वो अब गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो अब हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। सौदागर ने अपना कारोबार अपने एक दोस्त के हाथों में सौंपा और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे कि आखिर वो बंदर पकड़ के लाए तो लाए कहां से। हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए, ये एक भारी कीमत थी। वे सब इस बात पर सोच ही रहे थे कि उस सौदागर के दोस्त ने गांव वालों के सामने एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव रखा। सुनिए गांव वालों, आप सभी मुझसे 40 रुपए में बंदर खरीद लीजिए और सौदागर के लौटते ही उसे वही बंदर 50 रुपए में बेच दीजिए। इससे आपका फायदा भी होगा और आपको बंदरों को पकड़ने की झिक-झिक भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? ये सौदा अजीब तो था लेकिन फायदेमंद था। सभी गांव वाले अब बंदरों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बंदर खरीदना चाहते थे ताकि आगे जाके उन्हें ज्यादा मुनाफा मिले। बंदरों के खरीदने की बोली पर अब गांव में झगड़े भी होने लगे। बंदरबाड़ी का वातावरण अब ईर्ष्या और झगड़े से प्रदूषित हो गया था। जल्द ही वो सारे बंदर लोगों ने खरीद लिए और वे सौदागर के लौटने का इंतजार करने लगे। उसी रात सौदागर के दोस्त ने अपना सारा सामान समेट लिया और वो उस गांव को छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद ना ही वो सौदागर उस गांव में लौट के आया और ना ही उसका वो दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास बड़ी देरी से हुआ। सौदागर और उसके दोस्त ने मिलके बंदरबाड़ी के गांव वालों को चूना लगाया था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी से वही बंदर गांव वालों को बेच दिए थे जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते थे। बंदरबाड़ी में अब लोग कम और बंदर ज्यादा दिखाई देते थे। आखिर यूं ही उस गांव का नाम बंदरबाड़ी थोड़ी ही ना पड़ा है। पता नहीं वो सौदागर और उसका दोस्त अब कहां पर है। बंदरबाड़ी के लोग उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। कहीं आपको नजर आए तो बताइएगा जरूर।